जो पॉजिटिव होगी और एक टर्म होगी यहाँ पर नेगेटिव। इसी चीज को 3 तरह से पूछा जा सकता है। इज 0 अ टर्म ऑफ द AP? Which one is the first negative term and which one is the last positive term? इन सारे के सारे केसेस में हमें सिर्फ ये पता लगाना जरूरी है, always make 2 equations, eliminate A, get the value of D, substitute, get the value of A. 30th term will be A plus 29D. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर बड़े आराम से आ गया, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा है। फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 8, नेक्स्ट लास्ट भी है 65, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो और बड़े आराम से n की वैल्यू आती है 20। A प्लस 4D है तो यानी कि A का वैल्यू हमारे पास है -14 और इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास D का वैल्यू आ गया बड़े आराम से। तो 30th इंस्टॉलमेंट तक रोहन ने 73,500 का अमाउंट लोन में वापस कर दिया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं छोटे छोटे 3 मार्कर के कुछ क्वेश्चन एंड देन वी मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर्स फॉर 5 मार्क्स एंड केस स्टडी। इफ pth टर्म ऑफ एन AP, इस क्वेश्चन में मैंने पर्सनली देखा है कि एज अ टीचर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। कसूर आपका नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें A भी है, N भी है, D, पहले ही वेरिएबल्स इतने सारे थे, AN SN, बाप रे बाप, एंड ऊपर से P और Q को भी और लेकर आ गए हम। बट घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, सिर्फ P और Q को ध्यान से डील करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, इसका मतलब हमको दिया हुआ है AP इक्वल टू Q। ये हमने जनरल टर्म मैंने लिख दी है बोर्ड पर, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसको भूलने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। द जनरल टर्म इज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, pth टर्म इज Q, मतलब Q टर्म है और उसका सीक्वेंस कौन सा है, pth टर्म। सो AP इक्वल टू Q, तो हम उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे अगर pth टर्म, इफ इट इज द nth टर्म इट्स N माइनस 1, तो अगर हमने pth टर्म का लिखा तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D। बस अब क्या है, ये pth टर्म जो हमने लिखा है यहाँ पर, इट्स गिवन टू अस एज Q, तो हमको वैल्यू दी हुई है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AP की जगह हमने लिखा Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। A B P Q, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट एम क्या है हमारा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में और AP के हर क्वेश्चन में A और D को पता लगाने की कोशिश। अगर A और D हमें पता चल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में भी एक रिलेशन दिया था pth टर्म का, दूसरा रिलेशन दिया है qth टर्म का। pth टर्म से हमने एक इक्वेशन बनाई और उसको नंबर 1 लिखकर छोड़ दिया। अगेन ये देखने में ऐसा लग रहा है Q A P D बहुत सारे हैं, बट हमें फोकस रखना है A और D पे। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, qth टर्म इज P, यानी कि qth टर्म दैट मीन्स AQ विल बी इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब हमको qth टर्म किसके बराबर दी गई है, P के बराबर, तो हम उसकी जगह P लिख देते हैं, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जनरल टर्म में N की जगह पर P और Q को सब्स्टिट्यूट करके गिवन वैल्यूज को डाल दिया है, ठीक है। 2 इक्वेशंस आ गई। अब P Q के बारे में नहीं सोचना है, हमें A और D के बारे में सोचना है। और जब भी कभी AP में 2 इक्वेशंस बनती हैं, हम सबसे पहले A को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर A को एलिमिनेट करेंगे तो हम इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, A कैंसिल हो गया। और हमने लीनियर इक्वेशंस में भी मैंने समझाया था, लर्न टू टेक कॉमन्स, कॉमन ले लो और फिर वैल्यू आसानी से आती है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या बचेगा, Q माइनस P, और राइट साइड पे अगर देखा जाए तो D कॉमन है, उसको कॉमन निकालते हुए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं Q माइनस P। D को मैंने कॉमन पहले ही ले लिया, सो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, ये साइंस चेंज होते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग द 2 इक्वेशंस, ठीक है। हमने इसको देखा यहाँ -1 और +1 आराम से कैंसिल हो गया। थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। Q माइनस P और P माइनस Q, कुछ मजा आ रहा है ना, P माइनस Q और Q माइनस P। अगर हम इनको डिवाइड कर दे तो हमारा D का वैल्यू बड़े आराम से आ जाता है -1। अब आई होप किसी को टेंशन तो नहीं हो रही, -1 कैसे आया,
ये q माइनस p था, ये p माइनस q है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा p माइनस q। कैंसिल किया, आंसर बचा d एज -1। बस क्या है, d आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में हम ले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर d को -1 डाल दें, दिस इक्वेशन 1, इसके अंदर अगर हम d इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू -1। अब इसको क्या है, सिंपल करेंगे। हमें निकालना क्या है, फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ a। P और Q को देखकर घबराना नहीं है, हमें AP की किसी भी प्रॉब्लम में A और D को निकालने की कोशिश करनी है। D तो प्यारा सा आ गया -1, A उतना प्यारा नहीं है, लेकिन P और Q के टर्म्स में हमारी वैल्यू आ जाती है A की P प्लस Q -1। बस इसको संभाल के रख लो, ठीक है। हमें अब कहा क्या गया इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है कि उसकी nth टर्म P प्लस Q माइनस n है, यानी कि फाइनल आंसर भी तो P और Q के टर्म्स में ही मांगा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म हमारे पास है, A और D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें लाकर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, nth टर्म ही निकालना है। तो इसी फॉर्मूला में हम सिर्फ A और D की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। D की वैल्यू तो हमने निकाली थी बड़े आराम से -1, A की वैल्यू थोड़ा परेशान कर सकती है लेकिन इतना परेशान नहीं करेगी, P प्लस Q -1। हम इसमें यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो A का वैल्यू आ गया P प्लस Q -1 और D का आ गया -1। बस अब हम इसको ब्रैकेट्स को केयरफुली ओपन करते हैं, P प्लस Q -1 माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा an इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, और हमें यही प्रूव करना था। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जहां पर हमको कोई टर्म्स वेरिएबल्स के फॉर्म में कुछ अननोन्स की क्वांटिटी के हिसाब से दी हुई हैं, ऑलवेज मेक 2 इक्वेशंस, eliminate A, get the value of D, substitute, get the value of A, बस उसको यूज करके फिर जो मर्जी करो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If an AP, in an AP, the sum of the first n terms, sum of the first n terms, अब पिछले केस में हमको एक्सप्रेशन दिया था एक बारी nth टर्म का, द जनरल टर्म, ये है सम ऑफ टर्म्स, sum of nth terms is equal to 6n minus n square. It's a very 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 important question. Find its 30th term. मुझे पता है जो सारे मेरे बच्चे ब्राइट वाले हैं ना, जो दिमाग जल्दी से चला लेते हैं, उनको एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, ये लॉजिक भी है। 30th टर्म को निकालने के लिए अगर मैं सारे सम ऑफ 30 टर्म्स में से सम ऑफ 29 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई रिपीट, अगर मुझे 30th टर्म तक जाना है यूजिंग द चेन ऑफ सम्स, S30 क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 30 टर्म्स, S29 फर्स्ट 29 टर्म्स, मैं अगर इनको माइनस कर दूं एक टर्म बचेगा, वो होगा 30th टर्म। सो इन अदर वर्ड्स द फॉर्मूला टू फाइंड द 30th टर्म वुड बी S30 माइनस S29। अब S30 कैसे निकाला जाएगा, इसी एक्सप्रेशन में हम n की जगह पर 30 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और S29 कैसे निकाला जाएगा, n की जगह पर 29। अभी सिर्फ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेशन के टिप्स तो भी बाकी हैं, ठीक है। सो A30 मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब प्लीज बच्चा, नोबडी शुड स्टार्ट सॉल्विंग दिस 29 स्क्वायर, 29 इंटू 6, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे मैम कैसे होगा उसके बिना, इसके लिए जरा ध्यान से देखो। जब भी हम कभी ऐसे 30th टर्म निकालेंगे या 60th टर्म निकालेंगे, एक्सप्रेशन में सिर्फ n का वैल्यू चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। क्या सेम है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। सो दिस इज 30 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 29 टाइम्स 6। 30 टाइम्स 6 में से 29 टाइम्स 6 माइनस कर देंगे तो मेरे पास एक 6 बचेगा या नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ पर आराम से एक 6 ले लूंगी। और दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं एक्सप्रेशन में, 30 स्क्वायर और 29 स्क्वायर। अगर हम इनको रीअरेंज कर दें तो यहाँ से मेरे पास 6 आया था और रीअरेंज करके आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का, 30 और 29। 30 और 29 भाई a माइनस b और a प्लस b अगर हम करेंगे तो a माइनस b तो 1 ही आएगा और a प्लस b मतलब 59। तो कितने आराम से आंसर आ गया हमारा। सो कोई स्क्वायर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 30th टर्म। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर इस टेक्निक से सिर्फ हम एक टर्म तो निकाल लेते हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस
जिसके अंदर हमें एपी को भी क्रिएट करना होता है। एपी को भी क्रिएट करना है, बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन नंबर 14 का एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन चिल्ड्रन, ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रही हूँ। जिनको समझ आ गया नहीं यूज करना मत करो, बट अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। क्या है वो मेथड? मुझे पर्सनली अगर मैं सॉल्व करूँ, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करें तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। Sn is 6n minus n square, मैंने एक्सप्रेशन लिखा और फटाफट से 1 2 3 सब्स्टिट्यूट किया तो S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा और S3 आ जाएगा। बस 3 तक निकालने की जरूरत है। 6 into 1 minus 1 square gives me S1 as 5, S2 as 8 and S3 as 9। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने 3 सम्स निकाल लिए। अब 3 सम से हमको 3 टर्म्स मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? फर्स्ट टर्म का सम, अरे फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगा ना। सो S1 इज इक्वल टू A1 और S2 क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। S3 क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। बस यही तो है। अब हम आपस में देखें तो इनमें कनेक्शन है। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो वो सम के बराबर ही है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 5। सेकेंड टर्म में अगर हम देखें S2 में से अगर मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास A2 आ जाता है बड़े आराम से 3। इसी तरह से थर्ड टर्म निकालने के लिए S3 माइनस S2 आ गया तो मेरे पास आ गया 1। और अब अगर हम इस चेन को देखें, किस चेन को देखें? A1, A2 और A3 की चेन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस टर्म्स घट रही हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज -2। बस A आ गया, D आ गया, AP जनरेट हो गया। अब हमें 30th टर्म निकालना है। अगर हमें 30th टर्म निकालना है तो उसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। 30th टर्म विल बी A प्लस 29D। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर बड़े आराम से आ गया, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा है, -53। दोनों मेथड्स हमने अच्छे से कर लिए। जिसको जो मेथड एग्जाम में समझ आए, जो इजी लगे, उसको फॉलो करो। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। Find the common difference of an AP whose first term is 8 and the last term is 65 and sum of all its terms is 730. Beta, after checking board papers for so many years, I have observed one thing. पहले मुझे लगता था टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, क्या इसको बार बार कॉपी करना है, A1 दिया हुआ है, बट एग्जाम में इनके भी मार्क्स होते हैं। तो कई बार अगर हमने पीछे कुछ मैसअप किया, कोई गलत वैल्यू कॉपी कर ली, तो एग्जामिनर को चेकिंग करते टाइम पता चल जाता है, ओहो बच्चे ने वैल्यू ही गलत कॉपी किया है। तो एटलीस्ट यू गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स एंड वर्किंग। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज पूरी की पूरी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आराम से नोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 8, फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया A1 इज 8। लास्ट टर्म, जब भी लास्ट टर्म होगी तो हम nth टर्म को लास्ट टर्म मानते हैं। सो आई वुड राइट an इक्वल टू 65 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। ऑल इट्स टर्म्स कितनी टर्म्स हमने एज्यूम की है? n, तो Sn इज गिवन टू यू एज 730। एक तो ये लिखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमें देखकर समझ आता है कि क्या चीजें दी हुई और हमें क्या निकालनी है। अब अगर हमें दिया हुआ है Sn, तो पहली बात तो क्लियर है, एक हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा Sn को यूज करते हुए, और Sn के 2 फॉर्मूले हैं, एक वो लंबा वाला A और D को यूज करके, D तो हमारे पास है ही नहीं, और दूसरा एक फॉर्मूला जो बहुत क्विक फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूज करके। फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं ना। कौन सा है वो नया फॉर्म? Sn इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 8, नेक्स्ट लास्ट दी है 65, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, और बड़े आराम से n की वैल्यू आती है 20। इसका मतलब 20 टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर AP में। अब अगर n 20 आ गया, A मुझे मिला हुआ है, तो हम लास्ट टर्म को यूज करके बड़े आराम से और जनरल टर्म में D का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब AN दिया हुआ है 65, तो AN विल बी 65। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, n हमने निकाल लिया, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास D का वैल्यू बड़े आराम से आ जाता है 3। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अभी ये सिर्फ 3 मार्कर्स में आए हुए हैं। द 5 मार्कर्स आर अ प्रीटी लॉन्ग एंड अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस। ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद हमारा दिमाग थोड़ा तेज चलने लगेगा, एंड देन वील गो फॉर द 5 मार्कर्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP? अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n इज मिसिंग, हुज फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म्स। बड़े आराम से फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स हमने लिख के रख लिया, और 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन आते, 2 इक्वेशन हमारे दिमाग में बन गई है। फर्स्ट से मुझे क्या मिल गया, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन टू अस 62, और हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू हम निकाल लेंगे, बट पहले A और D तो पता कर ले। A तो हमको दिया हुआ है -14, तो बड़े आराम से A को यूज करके
A5 is 2, A5 is 2 को हम जनरल टर्म से लेकर लिख सकते हैं ना, A plus 4D, A plus 4D है तो यानी कि A का वैल्यू हमारे पास है -14 और इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास D का वैल्यू आ गया बड़े आराम से 4। अब क्या है, D हमारे पास 4 आ गया और लास्ट टर्म को बोला गया है, लास्ट टर्म इज 62, तो लास्ट टर्म को 62 इक्वल टू A प्लस n-1 D में सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास n का वैल्यू सॉल्व करके बड़े आराम से आ गया 20। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? अगेन अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस आप AP को देखो 65, 61, 57, 53, द टर्म्स आर डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन को मैं जब लेसन पढ़ाती हूँ तो एक नंबर लाइन पे दिखाती हूँ, टाइम थोड़ा कम है बेटा बट जस्ट वॉच इट हियर, दिस विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर नंबर लाइन को हम देखें तो एक साइड पे है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर है नेगेटिव नंबर्स। ये AP 65 से शुरू होती है, 65 कहीं पर भी होगा, राइट साइड पर होगा एंड इट इज कमिंग बैक, सो 65 के बाद 61, 57, 53, तो ये AP is moving towards the negative side with the negative common difference as -4। अब सवाल ये उठता है, while this AP we are finding the terms, क्या ये 0 पे आएगा या 0 को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा? सो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा नंबर लाइन पे विजुअलाइज करके सॉल्व करो, बहुत मजा आता है। हमने 65 से स्टार्ट किया, -4 पीछे आ रहे हैं, यहाँ तो 65 हमें दिख रहा है कि 65 अगर हम -4 करके पीछे आएंगे तो 0 पे लैंड तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो 0 को स्किप करेगा जब हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पे एक टर्म होगी जो पॉजिटिव होगी और एक टर्म होगी यहाँ पर नेगेटिव। इसी चीज को 3 तरह से पूछा जा सकता है, इज 0 अ टर्म ऑफ द AP? विच वन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड विच वन इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म? इन सारे के सारे केसेस में हमें सिर्फ ये पता लगाना जरूरी है एक टर्म कौन सी नेगेटिव है या कौन सी पॉजिटिव। सारे के सारे आंसर्स हम एक ही मेथड से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कैसे कर रहे हैं देखते हैं इसको। अभी हम फिर इसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं। विच वन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट नेगेटिव टर्म A1 हमको दिया हुआ है 65 और D हमको दिया हुआ -4। अगर हमें नेगेटिव टर्म को पता करना है तो लेट AN बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट दिस टर्म दैट मीन्स AN, इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव टर्म, मतलब वो लेस देन 0 ही होगा। वो लेस देन 0 होगा अगर, तो हम उसका जनरल टर्म में अगर कर दें एक्सप्रेस, A प्लस n-1 D शुड बी लेस देन 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A का वैल्यू 65 एंड D का वैल्यू -4। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और सिंप्लीफाई किया 4n को इस तरफ ले गए तो हमारे पास आया 4n इज मोर देन 69। ना 4n मोर देन 69, जितनी भी वैल्यूज ऑफ n विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन, राइट? मोर देन है तो ये इक्वेशन नहीं है, ये यहाँ पर इनइक्वालिटी है, ये वो सारी टर्म्स नेगेटिव होने वाली हैं। बट हमसे पूछा गया है विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो n मोर देन 69/4, 69/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो आता है 17 1/4, यानी कि nth टर्म को नेगेटिव होने के लिए जस्ट इससे ज्यादा होना पड़ेगा। 17 1/4 से जस्ट ज्यादा, सबसे पहला नंबर आता है 18। ठीक है, सो n इक्वल टू 18 इज अ नेचुरल नंबर, और क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो कौन सा नेचुरल नंबर 17 के बाद आएगा? 18। सो आर 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें 18th टर्म बताना था या टर्म भी निकालना है। बेटा इफ इट इज अ 3 मार्कर, 2 मार्क्स में आए तो यहीं छोड़ देना, नोबडी कैन कट योर मार्क्स। बट अगर 3 मार्कर में है जस्ट आधा मिनट लगता है। लेट अस फाइंड द 18th टर्म ऑल्सो। A प्लस 17D दोनों की वैल्यूज थी हमारे पास, हमने सॉल्व किया, 18th टर्म भी आ गया। सो हाउ वुड यू राइट योर फाइनल आंसर? The 18th term, that is 18 equal to -3 is the first negative term. अब अगर ये first negative term है, first positive term हम कैसे निकालेंगे? वापस चले जाते हैं 4 steps। -3 से अगर हम वापस गए तो हम पॉजिटिव साइड पर चले जाएंगे एंड द लास्ट पॉजिटिव टर्म वुड बी +1। ये एक मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18,
The sum of first 15 terms of an AP is 750 and its first term is 15. Find its 20th term. कोई भी क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लेकर इक्वेशंस बनाओ, ए और डी की वैल्यू निकालो और मजे करो. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब S15 इज 750 और फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है S15. ठीक है, और हम इसको कोशिश करते हैं कैसे यूज करेंगे. सम ऑफ 15 टर्म्स, इसका हमने लंबा वाला फॉर्मूला लिया है. लंबा वाला क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमको नहीं दी हुई है. लास्ट टर्म हमको नहीं दी है, एन का वैल्यू पता है, सम का वैल्यू पता है, ए का पता है, डी को निकालते हैं. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करते हुए लाएं तो डी का वैल्यू आ गया है +5. अब अगर ए आ गया है, ए तो था ही हमारे पास, और डी भी सॉल्व हो गया है, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी क्या, हमें करना क्या है? फाइंड द 20th टर्म. 20th टर्म को निकालने के लिए वही जनरल फॉर्मूला. 20th टर्म मतलब a + 19d. a + 19d का मतलब हो जाएगा कंप्लीट आंसर 110. ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आसानी से समझ आ गए हैं. जस्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड देन द 5 मार्कर्स. Rohan repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment. ये मैंने ब्लू से ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000, इसका मतलब द फर्स्ट टर्म इज 1000. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, हर मंथ बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है? 100 रुपीज. सो कॉमन डिफरेंस इज 100. नाउ दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन में. व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. जब हम कोई लोन उतार रहे हैं ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी दी, तीसरी दी, तो हमारा कितना लोन उतर गया वो डिपेंड करता है हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, उनको सबको ऐड कर रहे हैं. एक इंस्टॉलमेंट में पूरा लोन नहीं उतर रहा है. सो देयर आर सो मेनी इंस्टॉलमेंट्स, उन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारा लोन निकलेगा. ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं. एक, हमने 30th इंस्टॉलमेंट में कितना दिया, और लास्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30th. यानी कि जब उसने 30th इंस्टॉलमेंट पे कर दी तब तक उसका कितना लोन उतर चुका है. दैट मीन्स समिंग अप ऑल द इंस्टॉलमेंट्स टिल द 30th वन. दोनों को अलग अलग डील करते हैं. ए और डी हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हम पहले 30th इंस्टॉलमेंट निकालते हैं. ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम जनरल टर्म को यूज करते हैं और जनरल टर्म हम सबको अच्छे से मालूम है. अगर 30th निकालनी है तो a + 29d. ए हमारा 1000 है, डी हमारा 100 है. बड़े आराम से तो 30th इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ जाता है 3900. क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने एक्सप्रेस कर दिया इसको वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में. राइट, सो रोहन पेड रुपीज 3900 इन द 30th इंस्टॉलमेंट. अब उसने ये 30th इंस्टॉलमेंट में दिया है, इससे पहले वो 29 इंस्टॉलमेंट्स और दे चुका है. नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ लोन ही हैज पेड आफ्टर द 30th, यानी 30th इंस्टॉलमेंट तक, यानी सम ऑफ ऑल द 30 इंस्टॉलमेंट्स. S30 निकालते हैं. फॉर्मूला हमने वो इजी वाला यूज किया है क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें पता है और 30th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने अभी अभी निकाला है. अगर ये नहीं निकाला होता तो हम वो 2A वाला फॉर्मूला यूज करते. अब फर्स्ट है 1000, 30th टर्म है 3900, दोनों को ऐड किया 4900 और 4900 इंटू 30/2 गिव्स मी द सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एज 73,500. तो 30th इंस्टॉलमेंट तक रोहन ने 73,500 का अमाउंट लोन में वापस कर दिया है. ठीक है, दैट्स डन.